हमारा आज का सबसे पहला सेंटेंस है गेट इट डन। आपने कई जगह इसे देखा होगा, किसी के मुंह से सुना भी होगा। इसका मतलब क्या है? पहले मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करती हूँ। गेट इट और डन है यहाँ पर। डन मतलब डू की थर्ड फॉर्म। वर्ब हो गई आपकी डू, और डू का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है डन। डू, डिड, डन। आपने कहा गेट इट डन, किसी को कह रहे हैं। इसका मतलब है आप किसी को डायरेक्शंस दे रहे हैं कि इस चीज को करवा लो, इसे पूरा करवा लो, इस काम को करवा लो। इसी पैटर्न पर अगर आपको सेंटेंसेस बनाने हो तो आप कैसे बनाएंगे? मान लीजिए आपको कहना है इसे चेक करवा लो, तो आप क्या कहेंगे? गेट इट चेक्ड। मतलब इसको चेक करवा लो, आप डायरेक्शंस दे रहे हैं। अगर आपको कहना है इसे ठीक करवा लो, तो आप क्या कहेंगे? गेट इट फिक्स्ड। तो गेट इट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है किसी को डायरेक्ट करना, टू डू समथिंग। सो याद रखिएगा इसे और यूज करिएगा इसको। बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं इस स्ट्रक्चर को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए आपको कहना हो अपने आप कर लो या तुम खुद कर लो, तो आप कैसे इस सेंटेंस को बोल सकते हैं? आप कह सकते हैं डू इट योरसेल्फ। अभी हमने पिछले सेंटेंस में देखा था डू मतलब करना या करो। इसकी तीनों फॉर्म्स होती हैं डू, डिड, डन। डू का मतलब हो गया करना या करने से। अब आपने कह दिया योर सेल्फ। अब इसमें सेल्फ का क्या मतलब है? सेल्फ मतलब हम खुद, ठीक है ना? तो अगर हमने कहा योर के साथ सेल्फ लगा दिया, योर सेल्फ बन गया मतलब तुम खुद, आप खुद। इस तरीके से उसका मतलब निकलेगा। ये जो होता है ना योर और सेल्फ का कॉम्बिनेशन या माय और सेल्फ का कॉम्बिनेशन, इनको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इनको स्पीकर खुद जो अपने लिए बोलता है उसके प्लेस पर या किसी और को एड्रेस करने के लिए यूज करता है। जैसे माई प्लस सेल्फ क्या हो गया? माई सेल्फ, मैं खुद। हिम और सेल्फ, वो खुद। ठीक है ना? हर सेल्फ इस तरीके से बन सकता है। मान लीजिए आपने कहा प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब मतलब आप क्या कह रहे हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपने आप के बारे में बताओ, है ना? आप किसी को कह रहे हैं योर सेल्फ यानी अपने आप के बारे में। आई विल डू इट माई सेल्फ, इसका क्या मतलब? मैं इसको कर लूंगा खुद। माई सेल्फ यानी खुद, आई विल डू इट यानी मैं इसको कर लूंगा। तो ये है सेल्फ और जो भी आपकी प्रोनाउंस हैं उनके कॉम्बिनेशन का यूज। ये मुझ पर छोड़ दो। इंग्लिश में आप कह सकते हैं लीव दिस टू मी। लीव मतलब छोड़ना। दिस और दैट तो आप बताने के लिए कहते हैं कि ये चीज है या वो चीज है। दिस मतलब ये। टू मी मतलब मुझ पर। लीव दिस टू मी यानी मुझ पर छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगा। इस तरीके का सेंस निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं खुद संभाल लूंगा। अगर आपको कभी किसी को कहना है ना कि कोई सिचुएशन है या कोई भी चीज है, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैंडल इट माई सेल्फ। आई विल हैंडल। देखिए फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी सिचुएशन की बात नहीं की जा रही। आप कह रहे हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आई तो मैं संभाल लूंगा, इसीलिए ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। टू हैंडल समथिंग मीन्स होता है किसी चीज को या किसी सिचुएशन को संभालना। तो आप कह सकते हैं आई विल हैंडल इट माई सेल्फ यानी मैं खुद। अभी हमने पिछले सेंटेंस में देखा था सेल्फ का यूज। अब देखिए आप इसको एक और तरीके से कह सकते हैं। आप कह सकते हैं आई हैव गॉट दिस अंडर कंट्रोल। आई हैव गॉट दिस मतलब मेरा है इसमें, है ना? मेरे पास है ये चीज। अब कैसे है? अंडर कंट्रोल मतलब कंट्रोल में है। मेरे पास ये चीज कंट्रोल में है, ये सिचुएशन कंट्रोल में है, मेरे हाथ में है। सो आई विल हैंडल इट माई सेल्फ। इस तरीके का सेंस इसमें भी निकल सकता है। तो अगर आपको कभी किसी को बताना हो कि किसी सिचुएशन को मैं हैंडल कर लूंगा, तो आप कह सकते हैं आई हैव गॉट दिस, और आई हैव गॉट दिस अंडर कंट्रोल, और आई विल हैंडल इट माई सेल्फ। तुम्हारे मुंह पर कुछ लगा है। कभी आप खाना खाते हैं, कुछ लगा रह जाता है, अगर आपको किसी को बताना है तो आप कह सकते हैं यू हैव समथिंग ऑन योर फेस। देखिए व्हेन यू हैव समथिंग मतलब वो चीज आपके पास है ना? पोजेशन है आपके पास। जैसे यू हैव अ पेन मतलब अ पेन आपके पास है। तो अगर आपने कहा किसी को यू हैव समथिंग मतलब आपके पास वो चीज है। अब क्या? ऑन योर फेस, फेस पर है, फेस के ऊपर है, इसीलिए आपने ऑन लिखा है। ऑन यहाँ प्रिपोजिशन हो गई, ऑन योर फेस। सो यू हैव समथिंग, आपके पास कुछ है ऑन योर फेस यानी फेस के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, ये तुम्हारे पूरे फेस पर है। अगर आपको इस तरीके से बताना है कि पूरे फेस पर ही लगा है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं इट इज ऑल ओवर योर फेस। ऑल ओवर का क्या मतलब होता है? हर जगह, पूरी जगह।
मतलब कवर करके रखा हुआ है। इट इज ये है, ऑल ओवर यानी हर जगह, योर फेस यानी तुम्हारा चेहरा या तुम्हारा फेस, सो इट इज ऑल ओवर योर फेस। आपका काजल फैल गया है, कैसे कहेंगे? योर काजल हैज स्मज्ड। देखिए स्मज का क्या मतलब होता है? स्मज मतलब फैल जाना। कोई चीज किसी एक जगह पर ना रहकर आप आसपास की जगह पर अगर फैल जाए और अच्छी ना लगे तो उसे कह सकते हैं स्मज हो जाना। ठीक है ना? जैसे इंक अगर पेपर पे फैल जाती है तो आप कह सकते हैं इंक हैज स्मज्ड द पेपर। सो स्मज हो जाना मतलब फैल जाना। सो हैज स्मज्ड इसका क्या मतलब हुआ? फैल चुका है, ऑलरेडी फैल गया है, इसीलिए हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। योर काजल हैज स्मज्ड मतलब आपका काजल फैल चुका है, फैल गया है। नेक्स्ट, शी स्मज्ड हर लिपस्टिक व्हाइल अप्लाइंग इट। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए अभी मैंने स्मज का यूज बताया, स्मज मतलब फैल जाना। अब हमने क्या लिखा है? शी स्मज्ड मतलब उसने फैला दिया हर लिपस्टिक यानी उसकी लिपस्टिक को। कब फैलाया? वाइल अप्लाइंग इट, जब वो लगा रही थी ना, जब वो अप्लाई कर रही थी, वाइल अप्लाइंग यानी अप्लाई करते हुए, तब उसने फैला दिया। सो स्मज का यूज होता है फैला देना, जैसे काजल स्मज हो जाता है, लिपस्टिक स्मज हो चुकी है या फैल चुकी है, तो ये स्मज का यूज आप याद रखिएगा। मान लीजिए आपको कहना है आपका इससे कोई लेना देना नहीं, या फिर तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि तुम इस मामले में मत इंटरफेयर करो, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तो इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? इट इज नन ऑफ योर कंसर्न। देखिए सबसे पहले देखिए कंसर्न का मतलब होता है चिंता। जैसे आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू, है ना? इसका क्या मतलब हुआ? मुझे तुम्हारी चिंता है। आई एम यानी मैं हूं, कंसर्न यानी चिंतित, अबाउट यू यानी आपके बारे में। सो आई एम कंसर्न अबाउट यू, कंसर्न का मतलब हो गया चिंता। अब हम कह सकते हैं नन। नन मतलब कोई नहीं, कुछ नहीं, है ना? तो नन ऑफ योर कंसर्न मतलब तुम्हारा कोई चिंता नहीं, तुम्हारी कोई कंसर्न नहीं है। इट इज यानी ये है, तुम्हारी कोई चिंता की बात नहीं है तुम्हारे लिए इसमें। सो आपका इससे कोई लेना देना नहीं, इस तरीके का फ्रेज है, इसका मतलब वो निकलता है। सो याद रखिएगा, इट इज नन ऑफ योर कंसर्न। अगर आपको कोई ये कहता है, उसका मतलब ये है कि तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अगेन ये फ्रेज बहुत यूज में आती है, माइंड योर ओन बिजनेस। अब देखिए समझ लेते हैं ओन का क्या मतलब होता है। ओन यानी खुद का, अपना। आई ओन अ हाउस, इसका मतलब मेरा अपना एक खुद का घर है। ओन मतलब खुद का, ठीक है। माइंड करना, माइंड करना मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, उसके बारे में केयर करना। सो माइंड योर ओन बिजनेस यानी अपने खुद के काम के बारे में देखो, खुद के काम के बारे में चिंता करो, अपने काम से काम रखो। बुरा मत मानना पर आप गलत हैं, अगर आपको ये कहना हो किसी को तो आप क्या कह सकते हैं? यू कैन से डोंट फील बैड बट यू आर रॉन्ग। डोंट फील बैड मतलब बुरा मत मानिए, बट यानी लेकिन यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। बुरा मत मानना बट आप गलत हैं। अगर आप कहते हैं मैं अभी आता हूं या मैं अभी आया, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू कैन से आई विल बी राइट बैक। आई विल बी यानी मैं होऊंगा, राइट बैक यानी फिर से वापस, यानी मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। अभी आता हूं, राइट बैक। देखिए बैक का क्या मतलब है? फिर से या वापस, इसी तरीके से होता है। अगर आप गाड़ी बैक लेते हैं यानी आप पीछे की तरफ ले रहे हैं या वापस ले रहे हैं गाड़ी को, राइट लगा दिया उसके आगे, राइट बैक यानी एकदम से, जल्दी से। सो आई विल बी राइट बैक यानी मैं जल्दी से वापस आऊंगा या मैं फिर से आऊंगा, मैं अभी आता हूं या मैं अभी आया, इस तरीके का सेंस है। मैं आपसे फिर कांटेक्ट करूंगा या मैं आपको फिर बताऊंगा, मैं आपके क्वेश्चन या मैसेज का जवाब बाद में दूंगा। ये सारे सेंस जो हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस का जो सेंस निकलता है, ऐसे सेंटेंसेस को आप एक ही तरीके से बोल सकते हैं, वो है आई विल गेट बैक टू यू। जैसे आप जब भी इस सेंटेंस को यूज करते हैं ना, इसका मतलब है कि मैं फिर से बताऊंगा तुम्हें, अभी रुक जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैसेज करके बताऊंगा, फोन करके बताऊंगा, या कैसे भी बताऊंगा, पर मैं बताऊंगा। आई विल गेट बैक यानी मैं फिर से बताऊंगा या मैं फिर से आऊंगा, टू यू यानी आपके पास, बताने के लिए, है ना? आई विल गेट बैक टू यू। याद रखिएगा, आई विल बी राइट बैक यानी मैं अभी आता हूं, मैं अभी फिर से आ जाऊंगा जल्दी ही। आई विल गेट बैक टू यू यानी मैं आपको बताऊंगा जल्दी ही, ये वाला सेंस है।
आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे हिसाब से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यू कैन से इट लाइक दिस, आई थिंक यू हैव लॉस्ट योर माइंड। देखिए आई थिंक मतलब मेरा मानना है या मेरा सोचना है या मैं सोचता हूं। क्या? यू हैव लॉस्ट योर माइंड। देखिए लूजिंग योर माइंड इसका मतलब है दिमाग का संतुलन खोना, दिमाग का संतुलन बिगड़ जाना। माइंड को लूज कर दिया। लूज क्या होता है? LOSE। देखिए एक LOOSE वर्ड होता है वो अलग है, ये एक अलग वर्ड है LOSE। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, इसका मतलब है खोना, गुम जाना। इसकी सेकंड फॉर्म हो गई लॉस्ट, थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट है, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। अब देखिए आप कह रहे हैं लूजिंग योर माइंड मतलब दिमाग खराब हो जाना, दिमाग बिगड़ जाना। अब आप कह रहे हैं यू हैव लॉस्ट योर माइंड। हैव प्लस लॉस्ट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, उसका क्या मतलब है? खो चुका है, ऑलरेडी ये एक्टिविटी हो चुकी है। सो आई थिंक मतलब मेरा मानना है, यू हैव लॉस्ट यानी तुम्हारा खो चुका है क्या? योर माइंड, तुमने अपना दिमाग खो दिया है। चाबी को छल्ले में डाल लो ताकि गुमे ना। इंग्लिश में हम कह सकते हैं पुट द की इन द की चेन सो दैट इट डज नॉट गेट लॉस्ट। देखिए पुट का मतलब होता है रखना या डालना, ठीक है ना। पुट द की यानी चाबी को डालो, इन द की चेन। अब यहाँ इन जो है प्रिपोजिशन है जिसका मतलब होता है अंदर, इनसाइड, के अंदर। अब किसके अंदर डालना? की चेन में, तो हमने कहा इन द की चेन। क्यों डालना है? सो दैट यानी सो दैट का मतलब हो गया ताकि, इट डज नॉट गेट लॉस्ट। इट डज नॉट मतलब प्रेजेंट का वाक्य आप कह रहे हैं ताकि ये खो न जाए, खोए ना। इट डज नॉट गेट लॉस्ट। देखिए गेट लॉस्ट का क्या मतलब होता है? चले जाना, गुम जाना। इस सेंस में इसका मतलब है गेट लॉस्ट। सो पुट द की इन द की चेन सो दैट इट डज नॉट गेट लॉस्ट। देखिए इन प्रिपोजिशन का एक यूज मैं आपको बताती हूँ। आपको पिक्चर में दिख रहा है एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है जिसके अंदर एक बॉल ऑलरेडी है। सो द बॉल इज इन द बॉक्स मतलब बॉल जो है बॉक्स के अंदर है, इन द बॉक्स, ठीक है ना। सो ये इन प्रिपोजिशन का यूज हुआ। चाबी मुड़ गई है, ये ताले में नहीं लगेगी। द की इज बेंट, इट विल नॉट और वोंट गो इन द लॉक। देखिए द की यानी चाबी, इज बेंट, देखिए बेंड जो है ना, BEND, बेंड, बेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब कोई चीज जब मुड़ जाती है उसे बेंड कहा जाता है, ठीक है ना। उसका सेकंड फॉर्म बेंड और थर्ड फॉर्म भी सेम है, बेंड, 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 बेंड। अब आप कह रहे हैं द की इज बेंट यानी चाबी मुड़ गई है। इट विल नॉट यानी ये नहीं जाएगी, इट वोंट गो यानी ये नहीं जाएगी इन द लॉक यानी लॉक में, लॉक के अंदर। अगेन यहाँ इन प्रिपोजिशन है, अभी मैंने आपको यूज बताया, इन मतलब अंदर, इन द लॉक यानी लॉक के अंदर। वो पोछा उठाने के लिए झुका, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं ही बेंट ओवर टू पिक अप द मॉप। देखिए आपने यहाँ बेंट क्यों लिखा है? बेंड ओवर का मतलब होता है आगे की तरफ झुकना, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, दिस लेडी इज बेंडिंग ओवर, है ना, वो झुकी हुई है। अब पिकअप का मतलब है ऊपर उठाना, बेंड, बेंड, बेंड। अभी मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ही बेंट यानी वो झुक चुका है, झुका था। ही बेंट ओवर यानी वो झुका था। टू पिकअप यानी उठाने के लिए, पिकअप मतलब ऊपर की तरफ उठाना, किसी चीज को उठाते हैं तो उसे पिकअप कहा जाता है। टू पिकअप यानी उठाया, द मॉप यानी पोछा को। तो मॉप यानी पोछा होता है वो इस तरीके से दिखता है। सो ही बेंट ओवर टू पिक अप द मॉप। मेरी नौकरानी ने मुझे पागल कर रखा है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं माई मेड इज ड्राइविंग मी क्रेजी। देखिए टू ड्राइव समवन क्रेजी, इट इज अ फ्रेज और एन ईडियम विच मीन्स किसी को बुरी तरीके से चिढ़ा देना, पागल बना देना, इरिटेट कर देना। सो व्हेन समवन ड्राइव्स यू क्रेजी मतलब वो आपको चिढ़ा रहे हैं, मतलब उन्होंने आपको इरिटेट कर दिया है। अब मेड का क्या मतलब है? मेड जो आपके यहाँ पर काम करते हैं, हाउस हेल्प होते हैं, उन्हें मेड कहा जाता है। इज ड्राइविंग मतलब कर रही है, करते जा रही है। मी यानी मुझे, क्रेजी यानी पागल, ड्राइविंग मी क्रेजी। तो ये कंटिन्यूएशन में चल रही है प्रोसेस, इसीलिए हमने इज ड्राइविंग लिखा है। नेक्स्ट देखिए, हर दूसरे दिन छुट्टी ले लेती है। इंग्लिश में हम कहेंगे शी टेक्स लीव एवरी ऑल्टरनेट डे। देखिए शी टेक्स प्रेजेंट टेंस का वाक्य है यानी वो लेती है। लीव, शी टेक्स लीव यानी वो लीव लेती है। कब लेती है उसको बताया, एवरी ऑल्टरनेट डे।
अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है। ऑल्टरनेट डे का मतलब होता है हर दूसरे दिन, है ना? जैसे मान लीजिए आज 1 मार्च है, तो 3 मार्च को ऑल्टरनेट डे होगा, 5th मार्च को ऑल्टरनेट डे होगा। इस तरीके से हर दूसरे दिन को ऑल्टरनेट कहा जाता है। सो शी टेक्स लीव एवरी ऑल्टरनेट डे, यानी हर दूसरे दिन छुट्टी ले लेती है। अपनी जगह से उठो और खुद ले लो। इंग्लिश में हम कह सकते हैं गेट अप फ्रॉम योर प्लेस एंड टेक इट योरसेल्फ। गेट अप का मतलब होता है अपनी जगह से उठ खड़े होना, उठ जाना। फ्रॉम यहाँ पर प्रिपोजिशन है जिसका मतलब है कहाँ से आप उठा रहे हैं उसको बताने के लिए फ्रॉम प्रिपोजिशन। जैसे आप कहते हैं ना फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से उठाया और टू तक गए, है ना, बी तक गए। सो गेट अप फ्रॉम योर प्लेस मतलब अपनी जगह से उठो, एंड यानी और, टेक इट योरसेल्फ यानी तुम खुद ले लो। टेक इट मतलब लेना, योरसेल्फ यानी तुम खुद। नेक्स्ट देखिए, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इसको आप कैसे बोलेंगे? अभी हमने कहा था आई विल बी राइट बैक, मतलब मैं अभी आ रहा हूं, बस अभी आ ही जाऊंगा। उसको आप और कैसे कह सकते हैं? आप कह सकते हैं आई विल बी बैक सून। आई विल बी मतलब मैं होऊंगा, बैक यानी वापस, सून यानी जल्दी, आई विल बी बैक सून। तो एक वो तरीका है, एक ये तरीका है। आई विल बी राइट बैक, आई विल बी राइट हियर, आई विल बी बैक सून, ये सब एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दीवार का पेंट उखड़ रहा है, तो आप कहेंगे द वॉल पेंट इज पीलिंग ऑफ। देखिए पील ऑफ का मतलब है उतर जाना, छिलका उतर जाता है ना। जैसे मान लीजिए एप्पल है, एप्पल को आप पील करते हैं क्योंकि उसके ऊपर छिलका होता है, उसे पील ऑफ करके निकालते हैं। सो व्हेन द वॉल पेंट इज पीलिंग ऑफ, इसका मतलब उसकी लेयर्स निकल रही है, जैसा एक पिक्चर में दिखाई दे रहा है। द वॉल पेंट मतलब वॉल पेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इज यानी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, पीलिंग ऑफ यानी हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, ब्रेड में फफूंदी है, इसे बाहर फेंक दो। द ब्रेड इज मोल्डी, थ्रो इट आउट। देखिए मोल्ड यानी फफूंद, कुछ इस तरीके से होता है। सो इज मोल्ड यानी उसमें फफूंदी आ गई है। थ्रो इट आउट, थ्रो मतलब बाहर, फेंकने के लिए आपने यूज किया है थ्रो इट आउट, बाहर फेंक दो। मुझे मार्केट से लेने आ जाना, तो आप कह सकते हैं पिक मी अप फ्रॉम द मार्केट। अभी हमने मॉप वाला सेंटेंस देखा था जिसमें बेंड ओवर हो रही थी लेडी, और हम कह रहे थे उसने पिकअप किया है मॉप को। पिकअप मतलब उठाना। तो आप जब किसी पर्सन की बात करते हैं और कहते हैं कि उसे पिकअप करना है, मतलब उसको वहां से लेने आ जाना है या उसको वहां से उठाना है। सो पिक मी अप फ्रॉम द मार्केट मतलब मुझे लेने आ जाना मार्केट से। पिक मी अप किसी पर्सन के लिए जब यूज किया जाता है, उसका मतलब है उसको व्हीकल में आप राइड दे रहे हैं, मतलब उसको लेने जा रहे हैं ताकि आप व्हीकल में उसको लेकर आए जा सके। अब देखिए फ्रॉम का क्या मतलब है? फ्रॉम प्रिपोजिशन है, उसका मतलब है कहाँ से उठाना है उसे या कहाँ से पिकअप करना है उसको बताने के लिए। जैसे फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए मतलब ए से उठाना है, टू बी और बी तक ले जाना है। जैसे फ्रॉम हियर टू देयर मतलब यहां से वहां। तो फ्रॉम और टू प्रिपोजिशन का मतलब होता है, टू बताता है लोकेशन को, स्पेसिफिक जो डेस्टिनेशन है, फ्रॉम उस लोकेशन को बताता है जहां से आपको उठाना है। सो फ्रॉम हियर टू देयर, फ्रॉम ए टू बी। तुमने वादा किया था, इंग्लिश में हम कहेंगे यू मेड अ प्रॉमिस। टू मेक अ प्रॉमिस मतलब वादा करना, टू ब्रेक अ प्रॉमिस वादा तोड़ना। सो व्हेन यू मेक अ प्रॉमिस मतलब है आपने कोई वादा किया है। अब आपने कहा कि तुमने वादा किया था, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कह देंगे? मेक के जगह पे मेड लिख देंगे जो कि उसकी सेकंड फॉर्म है। सो यू मेड अ प्रॉमिस मतलब तुमने वादा किया था। नेक्स्ट, अपना वादा तोड़ना मत, तो इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस। वादा करना मेक अ प्रॉमिस, तोड़ना ब्रेक अ प्रॉमिस। सो डू नॉट ब्रेक मतलब मत तोड़ना योर प्रॉमिस यानी तुम्हारा वादा। ट्रैफिक सिग्नल के बाईं तरफ टी पॉइंट तक आ जाना, हम कह सकते हैं कम टू द टी पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। देखिए कम मतलब आओ या आ जाना, कहां पर? टू द टी पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया था फ्रॉम ए टू बी, तो टू क्या बताता है? जहां पर आना है ना, डेस्टिनेशन है। टू द टी पॉइंट यानी टी पॉइंट तक आ जाना। टू द लेफ्ट ऑफ मतलब के बाईं तरफ। अब किसके बाईं तरफ? ऑफ ट्रैफिक सिग्नल यानी ट्रैफिक सिग्नल के बाईं तरफ। यहाँ पर टू, ऑफ, ये सब प्रिपोजिशंस हैं, बताती हैं कि कौन सी डेस्टिनेशन है, कौन सा, कहां पर से कोई चीज को उठाना है।
देखिए टू द लेफ्ट यानी के बाईं ओर, कौन सी डायरेक्शन बताना है उसको, टू द लेफ्ट, टू द राइट, इस तरीके से बताया जाता है। देखिए ये टी पॉइंट है, मान लीजिए रोड है, घर है, और उसके सामने ही मीटिंग पॉइंट है, तो उसे टी पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए टी पॉइंट से दाएं लेना और सीधे आ जाना, तो हम कैसे कहेंगे, टेक अ राइट टर्न फ्रॉम द टी पॉइंट एंड कम स्ट्रेट। देखिए टेक अ राइट टर्न मतलब एक राइट टर्न ले लेना, कहां से लेना है, फ्रॉम द टी पॉइंट यानी टी पॉइंट से, एंड कम स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा, कम यानी आना, कम स्ट्रेट मतलब सीधा आ जाना। मैं मंदिर के पास खड़ी हूँ बरगद के पेड़ के नीचे, इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम स्टैंडिंग नियर द टेम्पल अंडर द बैनियन ट्री। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ी हूं, खड़ी हुई हूं, अभी भी वही हूं, उसका मतलब ये निकलता है आई एम स्टैंडिंग नियर द टेम्पल यानी मंदिर के पास, नियर मतलब होता है पास, अंडर द बैनियन ट्री, अगेन यहाँ पर अंडर जो है प्रिपोजिशन है, अंडर का मतलब होता है के नीचे, बैनियन ट्री के नीचे है, इसीलिए हमने लिखा है अंडर द बैनियन ट्री। ठीक सामने देखो, मैं लाल सूट में हूँ, इंग्लिश में अगर हमें बोलना है तो हम कहेंगे लुक स्ट्रेट अहेड ऑफ यू, आई एम इन रेड सूट। ठीक है, लुक मतलब देखना या देखो, स्ट्रेट अहेड का क्या मतलब होता है, अहेड मतलब आगे और स्ट्रेट यानी सीधा, स्ट्रेट अहेड मतलब सीधा आगे। सो लुक स्ट्रेट अहेड ऑफ यू यानी तुम्हारे सीधा आगे देखो, आई एम यानी मैं हूं, इन अ रेड सूट यानी रेड सूट में हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे, इंग्लिश में हम कहते हैं आई नेवर थॉट यू विल स्टूप सो लो। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, थिंक मतलब है वर्ब है यहाँ थिंक, उसका मतलब होता है सोचना, जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है थॉट, थिंक थॉट थॉट। अब देखिए आई नेवर थॉट मतलब, अगर आप कहते हैं आई थॉट मतलब मैंने सोचा, आप कहेंगे आई नेवर थॉट मतलब मैंने कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। सो मैंने कभी नहीं सोचा था क्या, यू विल स्टूप, स्टूप मतलब होता है झुक जाना, है ना, बिल्कुल ऐसे झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, उसे स्टूप कहते हैं। सो यू विल स्टूप यानी तुम गिर जाओगे, इतना झुक जाओगे, कैसे, सो लो मतलब इतना नीचे झुक जाओगे, आई नेवर थॉट यू विल स्टूप सो लो। यही आपका असली स्वभाव है या यही आपका असली नेचर है, इंग्लिश में हम कहेंगे दिस इज योर ट्रू नेचर। दिस इज यानी ये है, योर ट्रू नेचर, ट्रू मतलब क्या होता है, ट्रू मतलब सच्चा, सही, करेक्ट, ट्रू नेचर मतलब इंसान का रियल स्वभाव। सो दिस इज योर ट्रू नेचर। मैंने एक हरी बॉटल पकड़ रखी है, इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम होल्डिंग अ ग्रीन बॉटल। देखिए टू होल्ड समथिंग मीन्स उस चीज को पकड़ना, है ना। सो आई एम होल्डिंग मतलब मैंने पकड़ी हुई है, मैंने पकड़ा रखी है, अ ग्रीन बॉटल मतलब एक हरी बॉटल। हाँ बस यहीं रुक जाओ या हाँ बस यहीं रुको, तो क्या कहेंगे आप, यस स्टॉप राइट हियर। यस मतलब हाँ, स्टॉप यानी रुकना, राइट हियर मतलब बस यहीं पर, इधर ही, इसी प्लेस पर, स्टॉप राइट हियर। अगर आपको कहना है वहीं रुक जाओ तो आप कहेंगे स्टॉप राइट देयर, वहीं रुक जाओ। मेरी बात का बुरा मत मानना, इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट माइंड माई सेइंग दैट। डोंट माइंड, अभी हमने देखा था माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपना काम करो, अपने काम पर ध्यान दो। अब आप कहते हैं डोंट माइंड यानी बुरा मत मानना यानी ध्यान मत देना, किस पर, माई सेइंग दैट यानी मैं जो कह रहा हूं, माई सेइंग मतलब जो मैंने कहा है या कहने जा रहा हूं, दैट यानी उस पर, डोंट माइंड माई सेइंग दैट, मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानना, उस पर ध्यान मत देना। मुझे वहां आने पर मजबूर मत करो, इंग्लिश में आपको कहना है तो आप कह सकते हैं डोंट मेक मी कम देयर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको समझाती हूँ। व्हेन यू से समवन दैट डोंट मेक मी डू समथिंग, इट मीन्स मुझे फोर्स मत करो या मुझसे मत करवाओ ये जबरदस्ती, इस तरीके का मीनिंग है। डोंट मेक मी डू दिस मतलब मुझसे ये मत करवाओ, इस तरीके का सेंस है। डोंट मेक मी कम देयर मतलब मुझे वहां आने के लिए फोर्स मत करो, मुझे मजबूर मत करो। डोंट मेक मी मुझसे मत करवाओ, ये सेंस है। देखिए डोंट मेक मी लूज माई टेम्पर, लूज यानी खोना, टेम्पर यानी अपना जो शांत वाला स्वभाव है ना वो, तो लूज माई टेम्पर
यानी मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, मुझे फोर्स मत करो कि मैं अपना गुस्सा ले आऊं सामने। डोंट मेक मी डू इट माई सेल्फ, मुझसे ये खुद को मत करवाने दो, मतलब मुझे खुद से करने के लिए मजबूर मत करो। तो डोंट मेक मी डू समथिंग मतलब मुझसे ये जबरदस्ती मत करवाओ। डोंट मेक मी कम देयर मतलब मुझे वहां आने पर मत फोर्स करो। उसे अपने साथ बिठाओ। देखिए इसमें कैसा सेंस आता है कि चाहे मनाकर बिठाना पड़े, चाहे फोर्सफुली बिठाना पड़े, पर बिठा लो उसको, ये वाला सेंस है। तो इस तरीके का सेंटेंस जब आपको बनाना हो तो आप कह सकते हैं मेक हिम सिट विद यू। अभी प्रीवियस सेंटेंस में हमने देखा था डोंट मेक मी मतलब मुझसे मत करवाओ, इसमें पॉजिटिव सेंस है। मेक मी डू समथिंग यानी मुझसे करवा लो, मेक हिम सिट यानी उसे बिठा लो, विद यू यानी तुम्हारे साथ। विद क्या है? प्रिपोजिशन है जिसका मतलब है साथ में। सो मेक हिम सिट यानी उसे बिठाना है तुम्हारे साथ। नेक्स्ट देखिए, उसे हंसाओ। कब से मुंह लटकाए बैठा है, ठीक है, उसे हंसाना है हमको, कैसे भी मना कर हंसाना है, फोर्स करके हंसाना है। तो हम क्या कहेंगे? अगेन मेक हिम लाफ मतलब उसे हंसाना है। ही इज अपसेट यानी वो उदास है। अबाउट यानी के बारे में, अबाउट यहाँ प्रिपोजिशन है जिसका मतलब होता है किसी के बारे में। हिज टेस्ट रिजल्ट यानी उसके रिजल्ट्स के बारे में वो उदास है। सो मेक हिम डू समथिंग, डोंट मेक हिम डू समथिंग, इसका जो मीनिंग है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसे सेंटेंसेस बनाइएगा और बोलिएगा। बैठ जाइए या बैठिए, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोई आया आपके यहाँ पर या कोई है मिलने आया है तो आप क्या कहेंगे? हैव अ सीट, बी सीटेड। हैव अ सीट यानी सीट को ले लीजिए, है ना। जैसे आप कहते हैं हैव सम वाटर, पानी लीजिए। हैव अ सीट यानी सीट लीजिए। बी सीटेड यानी बैठ जाइए। दरवाजा खोलिए या दरवाजे को खोलो तो क्या कहेंगे आप कह सकते हैं आंसर द डोर। देखिए आंसर का क्या मतलब होता है? किसी चीज का जवाब देना, कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब देना। अब डोर को आंसर करना है मतलब डोर पे बेल बज रही है तो उसको आंसर करेंगे, जवाब देंगे, वही आंसर द डोर। बहुत इजी है, याद रखिएगा आंसर द डोर और हैव अ सीट और बी सीटेड। लास्ट सेंटेंस है अनजान नंबर से फोन मत उठाया करो। इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट टेक द कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स। देखिए नोन मतलब जाना पहचाना, जानते हैं जिसको, उसका ऑपोजिट है अननोन मतलब अनजान, जिसको जाना नहीं है, जो नोन नहीं है। सो डोंट टेक यानी मत लो, क्या नहीं लेना है? द कॉल्स यानी कॉल्स को, फ्रॉम यानी किससे, उसको बताने के लिए हमने लिखा अननोन नंबर यानी अननोन नंबर से जो कॉल्स आ रहे हैं ना उनको मत लो। तो आज के लेसन में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा और पसंद भी बहुत आया होगा। बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए भी कि कैसे लग रहे हैं ये लेसन्स और आप उससे कुछ सीख भी पा रहे हैं या नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।